हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो है कि बिहार एसएससी के लिए डिस्कशन क्लास नंबर 4 लेकर आ गए हैं। इसके पहले जो है कि क्लास नंबर 1, 2 और 3 जो है कि करा दिए गए हैं। जो भी छात्र नहीं देखे होंगे, नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि जो है कि संपूर्ण वीडियो जो है कि सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब चलिए मेरे प्यारे दोस्त छात्र छात्राओं, सभी छात्र छात्राओं को ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन ज़बरदस्त है, शुरू करते हैं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक है संगम युग। संगम युग के विषय में, संगम युग से जितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो है कि क्वेश्चन कराया गया है कई बार एग्ज़ाम में, उसी क्वेश्चन को जो है कि यहाँ पे जो है कि डिस्कशन कराया जाता है दोस्त। और फिर से जो है कि जितने क्वेश्चन पढ़ाते हैं डिस्कशन में, उतना क्वेश्चन से अधिक एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो संगम युग टॉपिक का नाम है। तो संगम युग का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो संगम युगीन साहित्य, संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संगम युगीन साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? दक्षिण भारत का इतिहास। संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? दक्षिण भारत का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? तो शिल्पाधिकारम को संगम साहित्य में किस महाकाव्य स्वीकार किया गया है? शिल्पाधिकारम को। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तोलकांपियम। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तोलकांपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य का संकलन किन तीन संगमों में किया गया है? तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया? तो पांड्य। संगम साहित्य का संकलन 3 संगम युगों में किया गया है। 3 संगमों का आयोजन किस संगम के शासकों के संरक्षण में किया गया? तो पांड्य। संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है? तो अहम्यापुरम। आप लोग भी बोलिएगा छात्र, जैसे हम डिस्कशन क्लास करा रहे हैं, बोल रहे हैं, उस तरह आप भी बोलने का प्रयास कीजिएगा। सुनने के और बोलने का दोनों प्रयास कीजिएगा। सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 2 से 4 बार वीडियो को देख लेते हैं आप, तो संपूर्ण क्वेश्चन आपको जो है कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्त। और जो है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छी पकड़ मजबूती तरह से जो है कि या मजबूत हो जाएगा आपके बेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। संगम का तात्पर्य क्या है? तमिल भाषाओं की विद्वानों की सभा है। संगम का तात्पर्य क्या है? तमिल भाषाओं की विद्वानों की सभा है। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मरयू देवता से। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मरयू देवता से। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन। संगम युगीन सेना नायक को क्या कहा जाता था? एनाडी। संगम युगीन सेना नायक को क्या कहा जाता था? एनाडी। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अम्याचार। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अम्याचार। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? पुरोहित। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? पुरोहित। संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था? पुरोहित। संगम युग में इराबू क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार। संगम युग में इराबू क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार।
संगम युग में इराबू क्या था? राजा को दिया जाने वाला उपहार। संगम युग में कराई क्या था? एक प्रकार का भूकर। संगम युग में कराई क्या था? एक प्रकार का भूकर। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुडुर कहा जाता था? पुराने गांव को। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुडुर कहा जाता था? पुराने गांव को। संगम युगीन राज्य की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? मन्नरम कहलाता था। क्या कहलाता था? मन्नरम कहलाता था। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? वन व्यवस्था का। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? वन व्यवस्था का। संगम युगीन राज्य की सभा का सबसे बड़ा न्याय क्या कहलाता था? मन्नरम कहलाता था। संगम युग में ओरर या वय किसे कहा गया है? गुप्तचर को। संगम युग में ओरर या वय किसे कहा गया है? गुप्तचर को। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना है? बीरूवल्लुवर की। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी? बीरूवल्लुवर की। संगम युगीन विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? पिलय। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? पिलय। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? पिलय। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? चोल पांड्य एवं चेर। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? पिलय। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहता था? पिलय। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? चोल पांड्य एवं चेर का विकास हुआ। चोल पांड्य एवं चेर का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई। पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? टोलेमी ने। पांड्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? टोलेमी ने। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोरके। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोरके। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किससे अपनी राजधानी बनाया? मदुरै को। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किससे अपनी राजधानी बनाया? मदुरै को। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? करिकाल। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? एलारा ने। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्षों तक शासन किया? एलारा ने। दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम या युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, संगम युग में चेर वंश संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? सेनगुटवन ने। संगम युग में चेर वंश में किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? सेनगुटवन ने। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। आधुनिक कावेरी पत्तनम पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? करिकाल के द्वारा। आधुनिक कावेरी पत्तनम पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? करिकाल के द्वारा की गई। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित किया? चोल ने। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? चोल। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि
महाजनपद युग एवं मगध साम्राज्य एवं सिकंदर का आक्रमण के विषय में पढ़ने वाले हैं। महाजनपद युग मगध साम्राज्य एवं सिकंदर का आक्रमण नेक्स्ट टॉपिक है आज का। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे संपूर्ण वीडियो को। फोकस जो है कि अपने पढ़ाई पे दीजिएगा, सुनते समय वीडियो के ऊपर फोकस दीजिएगा और फोकस देते हुए संपूर्ण वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगेगा तो एक लाइक अवश्य कीजिए दोस्त। वीडियो को देखने में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता है, तो इतने मेहनत करते हैं तो एक आपका लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, उससे मोटिवेट जो है कि मिलता है, तो एनर्जी मिलता है उससे, आपके लाइक और सब्सक्राइब से, तो और जो है कि बनाने का जो है कि वहाँ से इच्छा और करता है, उत्तेजित होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका करते हैं इस टॉपिक के माध्यम से। किसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में? किसमें 16 महाजनपदों की सूची निकाय है अंगुत्तर निकाय में? किसमें 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में? किसमें 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है? अंग किस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजनपद की राजधानी का नाम महाभारत एवं पुराणों में मालिनी मिलता है? अंग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? स्वतथीवती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? स्वतथीवती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहाँ पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? वजी। कौन था? वजी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? वजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद राजधानी एवं आधुनिक क्षेत्र। महाजनपद उसका राजधानी और आधुनिक क्षेत्र के विषय में जानेंगे। तो महाजनपद राजधानी आधुनिक क्षेत्र। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र या राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र या राजगिरी। मगध का आधुनिक क्षेत्र पटना गया बिहार में है। पटना गया कि यहाँ है बिहार में है। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग का आधुनिक क्षेत्र भागलपुर मुंगेर। भागलपुर मुंगेर बिहार के जिले का नाम है भागलपुर और मुंगेर। वजी की राजधानी वैशाली विदय या मिथिला। वजी की राजधानी वैशाली विदय या मिथिला। वजी का आधुनिक क्षेत्र का नाम मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास क्षेत्र हैं। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास क्षेत्र हैं। काशी की राजधानी वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। काशी की राजधानी वाराणसी है। वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। वज्र की राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश में है। वज्र की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश में है। और मल कुशावत की राजधानी है। मल किसकी राजधानी? कुशावत की राजधानी है। मल किसकी राजधानी? कुशावत की राजधानी है। देवरिया उत्तर प्रदेश में। आधुनिक क्षेत्र का नाम क्या है? देवरिया उत्तर प्रदेश। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। कोसल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती। श्रावस्ती का आधुनिक क्षेत्र फैजाबाद। फैजाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या अहिच्छत्र या काम्पिले। अहिच्छत्र या काम्पिले। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिले। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद एवं उत्तर प्रदेश। बरेली बदायूं फर्रुखाबाद एवं उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। चेदी की राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड या उत्तर प्रदेश। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। इसका आधुनिक क्षेत्र का नाम है। कम्बोज की राजधानी हाटक। आधुनिक क्षेत्र राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। राजौरी एवं हाजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। कम्बोज का आधुनिक क्षेत्र का नाम क्या है? राजौरी या हाजरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शूरसेन की राजधानी मथुरा। शूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश में। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। आधुनिक
नाम आधुनिक दिल्ली एवं मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य विराटनगर जयपुर राजस्थान, मत्स्य की राजधानी विराटनगर मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर के राजस्थान में है। असम की राजधानी पोटलियापत्तन गोदावरी नदी के क्षेत्र, आधुनिक नाम गोदावरी नदी का क्षेत्र। गांधार तहसीला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में, गांधार तहसीला रावलपिंडी पेशावर एवं पाकिस्तान में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कन्याकुब्ज किस राज्य में स्थित था? पय्यावाल के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध नगर कन्याकुब्ज इस राज्य में स्थित है? पय्यावाल के। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान में भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया है? कम्बोज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान के भाग को मिलाकर किस महाजनपद का निर्माण किया गया है? कम्बोज। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद नेपाल के तलहटी तथा दक्षिण में ईशान्यदिका नदी के मध्य में स्थित है? कौशाल। ईशान्यदी के नदी में स्थित है कौशाल, मध्य में स्थित है कौशाल। महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहता था? श्रेष्ठीन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? 6वीं सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। हरिक वंश के किस शासक को पुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। हरिक वंश के किस शासक को पुनिका कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सिंध नदियों के संगम का पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयभद्र। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयभद्र। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदी या नंदीवर्मन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंद एवं नंदीवर्मन। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र और राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र यह राजगिरी। इस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र नगर को राजधानी बनाएगा? उदय यानी भद्रबाहु के द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो उदयन के द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? उदयन के द्वारा। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घानानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घानानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घानानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घानानंद। किससे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद को। किससे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्मनंद को। या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था तो महापद्मनंद को। मगध के राज्य अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता था? कौशाम्बी गणराज्य से। मगध के राज्य अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता था? कौशाम्बी गणराज्य से। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। सभी छात्र छात्राओं ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो है कि
एक क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा। जिन छात्रों को आएगा वो भी जवाब देंगे, नहीं आएगा जो आएगा वो जवाब देंगे, पर दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन है आपका, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने छात्र सफल होते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश ने। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश के। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 493 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री कौन था? वशकार। अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री कौन था? वशकार। अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री कौन था? वशकार। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया? लिच्छवी गणराज्य को। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को मगध में मिलाया? लिच्छवी गणराज्य को। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदर्शक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदर्शक। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। नंद वंश का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने। नंद वंश का विनाश किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर गद्दी पर कब बैठा? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर गद्दी पर कब बैठा? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का गुरु क्या नाम से जाना जाता था? अरस्तु। सिकंदर का गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया? विश्व विजेता बनने के लिए। सिकंदर ने भारत पर किस लिए आक्रमण किया? विश्व विजेता बनने के लिए। विश्व विजेता बनने के लिए। सिकंदर का प्रधान सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के प्रधान सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का भारत में सफलता के क्या कारण थे? वह एक अच्छा प्रशासक था। वह एक अच्छा प्रशासक था। सिकंदर का भारत में सफलता के क्या कारण थे? वह एक अच्छा प्रशासक था। तो एक क्वेश्चन दिए थे सभी छात्राओं को कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। तो कितने छात्र उसको जवाब दिए हैं? जो जवाब नहीं दिए होंगे वो भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन दिए थे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नेक्स्ट है, भारत पर महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण। भारत पर जो विदेशी आक्रमण आए वो कब कब आए उसके विषय में जानेंगे। तो आक्रमणकर्ता और आक्रमण वर्ष कब कब आक्रमण किए? किन आक्रमणकारियों ने? तो स्काई लेक्स का सामुद्रिक आक्रमण। स्काई लेक्स का सामुद्रिक आक्रमण 518 से 517 ईसा पूर्व तक रहा। 518 से 517 ईसा पूर्व तक रहा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन आएगा, सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए देगा 310 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी देगा 305 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी देगा 320 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी देगा 206 ईसा पूर्व। तक राइट आंसर क्या हुआ? 205 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से जो है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनकर आएगा दोस्तों, तो इस बात पर आप ध्यान देंगे। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 305 ईसा पूर्व।
हिंदू यूनानी का बैक्टीरियन का आक्रमण कब हुआ? 109 ईसा पूर्व में। हिंदू यूनानी का बैक्टीरियन पर आक्रमण कब हुआ? 109 ईसा पूर्व में। सीरिया के राजा अंतियोकस तृतीय का आक्रमण कब हुआ? 206 ईसा पूर्व में। सीरिया के राजा अंतियोकस का तृतीय आक्रमण कब हुआ? 206 ईसा पूर्व में। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक का आक्रमण 180 से 165 ईसा पूर्व हुआ। डेमेट्रियस इंडो ग्रीक का आक्रमण 180 से 165 ईसा पूर्व हुआ। मिनांडर का आक्रमण 155 से 130 ईसा पूर्व हुआ। मिनांडर का आक्रमण 155 से 130 ईसा पूर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। झेलम नदियों के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? तो पोरस एवं सिकंदर के बीच लड़ा गया था। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई? बेबीलोन में 323 ईस्वी में। 323 बीसी में किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? बेबीलोन में 323 बीसी में। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? 323 बीसी में बेबीलोन में। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? बेबीलोन में 323 बीसी में। किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? तो बेबीलोन में 323 बीसी में। आज का अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यूनानी कला की सम्मिश्रण से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? गांधार कला शैली का। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? गांधार कला शैली का। आज का अंतिम क्वेश्चन था। कमेंट बॉक्स में संपूर्ण वीडियो देखने के बाद में अवश्य कमेंट कीजिए दोस्त कि क्वेश्चन कैसा लगा, जो है कि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्त। तो आज का मोटिवेशन कोड है, हर दर्द की एक पहचान होती है, उसी चंद महमों की मेहमान होते हैं, वहीं बदलते रूख हवा को जिनके इरादे में जान होती है, जिनके इरादे में जान होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, धैर्यपूर्वक ईमानदारी से जो है कि मेहनत कीजिए। एक सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन अवश्य मिलती है। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है मेरे साहब। इसे रोज़ रोज़ खुद से लिखना पड़ता है, इसे रोज़ रोज़ खुद से लिखना पड़ता है। भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए दोस्त। क्या पता कि भाग्य आपके भरोसे से बैठा हो कि आप मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। मेहनत जो है कि मेहनत सबसे जो है कि समाधान है सफलता का, मेहनत ही। तो समस्या का अंतिम हल क्षमा होता है और सफलता का अंतिम समाधान मेहनत होता है। तो आप जी जान लगाकर मेहनत कीजिए दोस्त, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगा। हार वे लोग मान लेते हैं जिन्होंने सोचते हैं कि अब नहीं मिल पाएगा मंजिल, बहुत मुश्किल है दोस्त। तो 95% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, पर क्या होता है जब सफल होने का समय आता है तो थक करके छोड़ देते हैं कि अब हमसे नहीं होने वाला है, ऐसा मान लेते हैं उन्होंने। शेष 5% स्टूडेंट जो बचते हैं, जो अंतिम सांस तक लड़ते हैं से कि हाँ मुझे संकल्प को पूरा करना है, उन्हीं को मंजिल मिलती है। तो आप भी उनमें से एक हैं दोस्त, 5% में से आप हैं। अपने लिए एक सीट की बात कीजिए। 10,000 सीट है, 20,000 सीट है, 1 लाख फॉर्म गिरा है, 10 लाख फॉर्म गिरा है, उससे मतलब नहीं रखिए, एक सीट के मतलब रखिए कि एक सीट पक्का करना है बिहार एसएससी में 2024 में। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। संपूर्ण वीडियो देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले और अपने दोस्त भाई बहन को पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सेशन यह था। जो मनुष्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं वहीं एक दिन सफल कलाकार बनते हैं दोस्त, सफल कलाकार बनते हैं। हिम्मत दिखाई नहीं साहब, हिम्मत बताई जाती है। हिम्मत दिखाई नहीं साहब, हिम्मत बताई जाती है।
तो आज का सेशन यह था बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस डिस्कशन क्लास नंबर 4। जो भी छात्र नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर वीडियो जो है कि उनके पास पहुँच जाए। और जो भी छात्र होंगे अपने ग्रुप में उनको जो है कि पहुँचाने का उनके पास प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सेशन को समाप्त करते हैं। तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे सभी छात्र छात्राओं से कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।